Special Bureau of Investigation, that's CBI, say that they have conclusive evidence that stockbroker Ketan Parekh, the prime accused in the 2002 security scam, is back into the stock market. आज उस पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि 1992 के वेब सीरीज में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं था, और उसका नाम है केतन पारेख। एक्चुअली केतन पारेख भी हर्षद मेहता के साथ हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च के साथ काम कर रहा था। तो आज हम समझेंगे आखिर केतन पारेख था कौन। हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख ने बहुत बड़ा स्कैम किया पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी था। केतन पारेख का स्टोरी कुछ ऐसी है कि उस पर स्कैम 1992 का सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए। केतन पारेख का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था। उनके स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का नाम था NH सिक्योरिटीज। 1980s में हर्षद मेहता से प्रभावित होकर केतन पारेख ने हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च को ज्वाइन किया था, लेकिन जब स्कैम बाहर आया तो उसमें केतन पारेख पकड़ा नहीं गया। एक्चुअली 1992 में ही केतन पारेख एक और स्कैम में पकड़ा गया था जिसका नाम था कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम, जिसमें केतन पारेख को 1 साल की जेल भी हुई थी। 1992 के कई सारे स्कैम्स के चलते सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो कि मार्केट में होने वाली मैनिपुलेशंस और जितने भी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती थी। कई सालों तक कोई मैनिपुलेशंस नहीं हुआ, बट पीयूष जैन ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रह सके। केतन पारेख को पता था हर्षद मेहता की फंड रेजिंग टेक्निक सबको पता चल चुका है, तो कोई और स्कैम करना है, कुछ और नई टेक्निक्स को इनोवेट करना होगा। इसीलिए केतन पारेख एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक लेकर आया। केतन पारेख का स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी NH सिक्योरिटीज एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था। इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, रिटायरमेंट फंड्स इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते थे। और मैं आपको ये बता दूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत ही बड़ा कैपिटल होता है और वो लोग बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो केतन पारेख ने सोचा कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि उस कंपनी का अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, यानी उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स डेली बेसिस पे ट्रेड होने चाहिए। अब कई सारे कंपनीज जिनके शेयर्स केतन पारेख मैनिपुलेट कर रहा था उनका वॉल्यूम काफ़ी लो था, इसलिए केतन पारेख ने कुछ कंपनीज फॉर्म की। अपनी कंपनीज के बीच केतन पारेख सेम टाइम पर सेम ऑर्डर क्रिएट करता था। बड़े बड़े ट्रेड्स उस कंपनी के बीच में एग्जीक्यूट होने लगा, जिससे सबको ये लगा कि उन कंपनीज का वॉल्यूम बढ़ गया है और बहुत सारे ट्रेड्स हो रहे हैं। केतन पारेख का खास बात यह है कि वो स्टोरीज बनाने में और उसे सेल करने में काफ़ी माहिर था। तो अपने फ़ायदे के लिए केतन पारेख कई तरह की स्टोरीज बनाता रहा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचता रहा, और फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। उसी के साथ केतन पारेख का काम बन जाता है। और फिर जैसे कि जनरली होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर भी उस कंपनी में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, और फिर जिससे केतन पारेख उन कंपनीज के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने लगा। केतन पारेख सिर्फ 10 स्टॉक्स पे फोकस करता था और उनकी प्राइसेस को मैनिपुलेट करके बढ़ाने लगा। वो 10 स्टॉक्स HFCL ग्रुप, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, टिप्स, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, PNC, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, GTL, जी टेलीफिल्म्स, क्रेस्ट कम्युनिकेशन और एफटेक इन्फोसिक्स थी। मेनली केतन स्टॉक्स 3 सेक्टर्स थे, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और मीडिया। 1997 से लेकर 2001 तक .com बूम चलता रहा। अब .com बूम के बारे में अगला वीडियो बना दूंगा आपके लिए। .com बूम इंटरनेट का रेजोल्यूशन था, इसकी वजह से उसने टेक्नोलॉजी और मीडिया के रिलेटेड कंपनीज को टारगेट किया। और .com बूम की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनी के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगे, ना कि इंडिया में बाकी वर्ल्ड वाइड। तो इस बूम के बीच में केतन पारेख इन शेयर्स की प्राइस को बढ़ाने लगा, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगी कि कोई शेयर को मैनिपुलेट कर रहा है। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन की प्राइस को 42 रुपीज़ से लेकर 2300 तक लेके गया, और वहीं जी की प्राइस 750 से लेकर 11,000 रुपये तक लेकर गया। GTL का 85 रुपीज़ से लेकर 3100 तक लेके गया, और इसी तरह बाकी केतन स्टॉक्स की प्राइस भी लगातार बढ़ती रही। केतन पारेख का प्लान था कि शेयर प्राइसेस को काफ़ी ऊपर लेके जाना है और फिर वहाँ से उसको सेल कर देना है और फिर प्रॉफिट कमाना है।
शेयर की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए केतन पारिक को एक पैसे की बहुत बड़ा सोर्स चाहिए था। जैसे कि हमने देखा, हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का गलत इस्तेमाल करके बैंक्स का पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट किया। लेकिन उस स्कैम के बाद रेडी फॉरवर्ड डील्स में काफ़ी सारे एलिगेशंस आने लगे। केतन पारिक एक नए इंस्ट्रूमेंट की तलाश में था और वो इंस्ट्रूमेंट उसे जल्दी मिल गया, जिसका नाम था पेमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और इसके लिए केतन पारिक ने 2 बैंक्स का इस्तेमाल किया, MMC बैंक एंड GT बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। केतन पारिक ने GT बैंक से कुछ शेयर्स भी खरीद लिए ताकि वो बैंक्स का कुछ कंट्रोल ले सके और उस बैंक का पैसा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। साथ ही सुचिता दलाल की बुक द स्कैम के अनुसार जिन कंपनीज के शेयर प्राइस केतन पारिक मैनिपुलेट कर रहा था, उन कंपनीज के प्रमोटर से भी केतन पारिक ने कुछ पैसे लिए थे ताकि उस शेयर के प्राइसेस और बढ़ा सके। केतन ने इन दोनों बैंक से यानी MMC और GT बैंक से बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए। केतन ने MMC से 800 करोड़ और GTB से 100 करोड़। उस समय के RBI रेगुलेशंस के अनुसार कोई बैंक्स स्टॉक ब्रोकर्स को 15 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी इन दोनों बैंक्स ने केतन पारिक को बड़े बड़े लोन्स दिए। पेमेंट ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, जिसमें पहले आपको बैंक को पैसा देना होता है, उसके बदले में बैंक आपको पे ऑर्डर देती है। केतन पारिक ने MMCB को बिना पैसे दिए 137 करोड़ का पे ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर बैंक ऑफ इंडिया को क्लियरिंग के लिए भेज दिया। जनरली पे ऑर्डर अगर 2-3 दिन में रिटर्न नहीं आती है तो ये माना जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। केतन पारिक के इस केस में 2-3 दिन में वो पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आई और वो 12-13 दिनों में रिटर्न आई। तब तक बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा केतन पारिक को और उसकी कंपनीज को ट्रांसफ़र कर चुकी थी। वो 137 करोड़ की पेमेंट ऑर्डर जो MMCB ने केतन पारिक को दी थी, उस अमाउंट को MMCB को पेमेंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से RBI ने MMCB को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके चलते बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारिक के ऊपर 137 करोड़ केतन पारिक से वापस मांग लिए। केतन पारिक ने 7 करोड़ तो दे दिए लेकिन 130 करोड़ नहीं दिए, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट फाइल की और फिर CBI ने केतन पारिक को अरेस्ट किया और फिर उसका ये सारा स्कैम बाहर आया। सवाल ये भी आता है कि 130 करोड़ की अमाउंट केतन पारिक के लिए बहुत छोटी थी, फिर भी वो क्यों रिटर्न नहीं कर पाया। लेकिन उस टाइम बेयर कार्टेल मार्केट में एक्टिव थे और केतन पारिक शेयर्स के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर लेके गया था और बेयर कार्टेल K10 स्टॉक्स को तेजी से शॉर्ट करने लगे और वो प्राइसेस तेजी से गिरने लगे। केतन पारिक को बड़े बड़े लॉसेस भी हुए, जिसके चलते वो बैंक ऑफ इंडिया को 130 करोड़ पर रिटर्न नहीं कर पाया। और जब इस पेमेंट ऑर्डर के मामले में केतन पारिक को अरेस्ट किया गया, तब स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैम बाहर आया। केतन पारिक के भी इस स्कैम को सुचिता दलाल ने एक्सपोज किया था। ऐसा नहीं है कि सुचिता दलाल ने बाकी लोगों को नाम दिया। स्कैम, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें सबके नाम आपको मिल जाएंगे। इस पूरे स्कैम के चलते स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने K10 स्टॉक्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग समझ के इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। साथ ही MMCB के डिपॉजिटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन डिपॉजिटर्स को MMCB ने पैसा नहीं दिया। इस स्कैम के बाद केतन पारिक को 2017 तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया और स्पेशल CBI कोर्ट ने 2 साल की सज़ा भी सुनाई। और रिसेंटली 2018 में स्पेशल कोर्ट ने केतन पारिक को 3 साल की और सज़ा सुनाई। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करना है। तो इसी के साथ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।